हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट टू आपका स्वागत है। चैप्टर 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण हुआ था जब खाद्य वस्तुओं की महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकाला गया था मुंबई में। उसके बाद चिपको आंदोलन में भी स्त्रियों ने किस तरह से संगठित होकर अपनी ताकत को दिखाया, और इस परिषद की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। जो हिमालय की तलहटी वाला भाग था उसमें उसकी कृषि अर्थव्यवस्था यानी एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी में महिलाओं का बहुत बड़ा भाग था। गौरा देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इनका भी चित्र आप देख सकेंगे। उसके बाद एक और आंदोलन था। उसके बाद शराब के विरोध में आंदोलन। वर्ष 1992 में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में शराब पान विरोध आंदोलन आरंभ हुआ। कालांतर में समय बीतने के बाद इस आंदोलन को और भी राज्यों में की जो स्त्रियों ने चलाया। उसके ये प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की, शराब पीने की लत से जो घर के करता धरता व्यक्ति है उसको अगर लत लग जाए शराब पीने की तो वो घर के सारे पैसे शराब में ही खर्च कर देता है और उससे उनका लिवर भी खराब हो जाता है और बिल्कुल समय के पहले उनकी कभी मृत्यु भी हो जाती है और फिर पूरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो इसका अटैक होता है, आघात होता है, इससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड जो परिवार में होती हैं वो होती हैं उनकी स्त्रियाँ। तो शराब पीने की लत से दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में हुए अरक विरोध आंदोलन से लाभ प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप अरक का मतलब होता है वहाँ जो शराब मिलती है वो विक्रेताओं ने गांव-गांव में अरक की दुकानें खोली। गांव की निर्धन परिश्रमी जनता शराब की आदी बन गई थी, क्योंकि उनको पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने स्थानीय आधार पर इसकी दुकानें खोली और वो लोगों को उसकी लत लगा दी। उसी समय गांव देहातों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सीतामा कथा यानी सीता की कहानी बताई जा रही थी और इस कथा में बताया गया था कि किस तरह से सीता गांव वालों में जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोकथाम करती है। वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुवागुंटा गाँव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए। तो ये जो ऐसी घटनाएं थी वो लोगों को बताया गया और उनको ये बताया गया कि किस तरह से पूरा परिवार अफेक्टेड हो गया इन लोगों के मरने से। तो इस घटना के बाद गांव की सभी महिलाएं इकट्ठे आई। उनको पता लगा कि हमारा परिवार जो है वो असमय इन विपदाओं का सामना कर रहा है। तो उन्होंने अरक जो बेचने वाली दुकानें थी उनको बंद करा दिया। और जैसे ही समाचार पत्रों में ये सारी समाचार आया तो सभी को पता लगा और सभी को ये पता लगा कि यह आंदोलन महिलाएं कर रही हैं, अरक की दुकानें बंद करवा रही हैं, क्योंकि अरक पीने के कारण उनकी जो परिवार हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो आंदोलन था पूरा संपूर्ण राज्य में फैल गया और फिर सरकार ने ही शराब बिक्री के विरोध में बहुत कड़ी नीति अपनाई। और इस तरह से हम देखेंगे कि इस आंदोलन में भी महिलाओं को बहुत ही सफलता मिली। फिर अभी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती जा रही थी विश्व में, हमारे देश में, कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो उनको सशक्तिकरण करना उनका बहुत ही आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का भी आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हर वर्ष किसी न किसी, कभी बालक वर्ष तो कभी महिला वर्ष, कभी इंटरनेशनल ईयर फॉर एजेड, इस तरह से हर एक वर्ष कोई किसी का नाम देकर वो घोषित करते रहते हैं। तो 1975 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित कर दिया। शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता इस कार्यक्रम की त्रिसूत्री थी, यानी 3 सूत्रीय कार्यक्रम था ये। इसमें शांति और विकास और स्त्री पुरुष समानता जो थी ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था। यानी इस वर्ष में ये उनका एम था कि किस तरह से ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिसके कारण हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों की समानता स्थापित हो। तो भारत सरकार ने वर्ष 1975 में डॉक्टर फूल रेणु गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। 1975 याद रखेंगे बच्चों आप। इसमें डॉक्टर फूल रेणु गुहा, उनका चित्र भी आप देख पाएंगे इसमें, उनको अध्यक्ष बनाया गया। एक महिला आयोग का गठन कर दिया गया। स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा, उनका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएं, स्त्रियों की रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उन्हें मिलने वाला वेतन,
स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या है। स्त्रियों का सामाजिक स्थान, यानी समाज में स्त्रियों का स्थान कैसा है। उनका दुयम स्थान ही है, लेकिन अब वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको पुरुषों के समान ही दर्जा प्राप्त हो। स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे संविधान में स्त्रियों के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसके क्या परिणाम हुए हैं, इसका भी सर्वेक्षण किया गया। स्त्रियों की शिक्षा कितना प्रतिशत क्या है, कितना है हमारे देश में स्त्रियां कितनी शिक्षित हो रही हैं, कितनी निरक्षर हैं, कितनी घर में ही रहती हैं, कितनी 5th क्लास 6th क्लास पढ़कर ही अपनी शिक्षा समाप्त कर देती हैं, और शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास कितना होता है, इस चीज़ का भी अध्ययन किया गया। नौकरी करने वाली जो महिलाएं हैं, अभी बच्चों आप देखेंगे बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो शिक्षा लेने के बाद घर में रहती हैं, लेकिन बहुत सारी जो होती हैं वो अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नौकरी भी करती है। लेकिन नौकरी करने के बाद जो उनका वर्क प्लेस होता है वहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर जहाँ पर वो काम करती हैं वहाँ अगर पुरुष वर्ग भी हो तो। स्त्रियों की रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उनके रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार का जॉब उनको मिलता है, किस प्रकार के रोजगार उनको मिलता है, फिर उनको वेतन जो मिलता है वो पुरुषों के बराबर मिलता है या नहीं मिलता है, इसका भी सर्वे किया गया। स्त्री पुरुष अनुपात कितनी, प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर कितना स्त्रियों का अनुपात कितना है, जन्म मृत्यु दर उनकी क्या है, और स्त्रियों की भूमिका कैसी है। इन सारी चीज़ों के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया कि स्त्रियों की स्थिति कैसी है। तो इन सभी बातों पर विचार करके महाराष्ट्र में वर्ष 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की ओर से महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया। फिर उसके बाद 3 साल बाद वर्ष 1978 में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इस घोषणा पत्र में लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद जैसे विषमतापूर्ण घटकों के विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने की नीति को स्वीकारा गया। ये स्वीकारा गया कि स्त्रियों के साथ जो भेद हो रहे हैं, लिंग भेद यानी पुरुष और स्त्री में जो भेद होता है, जाति भेद, अगर कोई स्त्री दलित या पिछड़ी जाति से आती है तो उसके साथ क्या भेदभाव होता है, वर्ण भेद, ये सारी चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए की नीति को स्वीकारा गया। इसी के परिणाम स्वरूप स्त्री मुक्ति की ललकार गीत संग्रह, ज्योति महासेकर का लिखा नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो, बेटी पैदा हुई और मुख पत्र प्रेरक ललकारी जैसे उपक्रम प्रारंभ हुए। वर्ष 1977 में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति और बायजा नामक द्विमासिक, औरंगाबाद में स्त्री उवाच मैत्रीण, स्त्री अन्याय विरोधी मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नासिक में महिला हक, लातूर में नारी प्रबोधन मंच जैसे दल बन गए। यहाँ देखिए आप किस तरह से महिलाओं द्वारा कितना कुछ लिखा जा रहा है, कितना कुछ जन जागृति के लिए कार्य हो रहा है, बहुत कुछ लिख रहे हैं, वो दल बना रहे हैं। और संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियां भी स्थापित हो गई। और धुले शहर में तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 आपका स्वागत है। चैप्टर 6 महिला और अन्य कमजोर